अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हेड ऑन। मैं हूं हमजा तारड़। सिचुएशन ये है कि ईरान और इसराइल की जंग 5वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमला किया जा रहा है। एक वार्निंग दी गई थी ईरान की जानिब से इसराइली शहरियों को कि तल अवीव को खाली कर दें। उसके जवाब में अमरीका की जानिब से धमकी दी गई है ईरानी शहरियों को कि आप तेहरान खाली कर दें। G7 समिट हुआ, उसके अंदर तो ऐसे है जैसे चार्ज शीट कर दिया गया हो ईरान को। यह कहा गया कि अगर अदम इस्तेहकाम है तो उसकी वजह ईरान है, और इसराइल के हवाले से यह कह दिया गया है कि इसराइल ने हक के दिफा इस्तेमाल किया है, यानी कि मुकम्मल तौर पर इसराइल की हिमायत सामने आई है। उसके जवाब में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने, जिसमें अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, उन्होंने इसराइली जारहियत की मजम्मत की है और जंग बंदी के ऊपर जोर दिया है। जो बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट जल्दी छोड़कर कनाडा से अमेरिका वापस रवाना हो गए थे, और उन्होंने तैयारे में ही वहां पर मौजूद थे कुछ नुमाइंदगान। उनसे बात करते हुए उनका यह कहना था कि मैं इस वक्त इस मूड में नहीं हूं कि कोई भी बातचीत की जाए ईरान के साथ। और उन्होंने यह भी कहा कि जंग बंदी से मैं बेहतर की तलाश में हूं, और मजीद उनका कहना था कि इसका मैं मुकम्मल जो तनाज़ा है इसका खातिमा चाहता हूं। यह सूरत हाल है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर, जो ट्रंप ने यह कहा कि मैं बातचीत के मूड में नहीं हूं, बेहतर की तलाश में हूं, क्या बेहतर हो सकता है जिसकी तलाश है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को? और उन्होंने कहा कि मैं मुकम्मल हल चाहता हूं इस तनाज़े का। उनके नजदीक ये मुकम्मल हल क्या हो सकता है? देखिए, थिंग्स आर वेरी क्लियर। आई थिंक अमेरिकन आर आउट ऑफ द वे सपोर्टिंग इजराइल। और अगर उन्होंने कहा ईरान ने कि तल अवीव के अवाम को कि आप खाली कर दें, तो देन इजराइल शुड हैव सेड कि आप तेहरान को खाली करने बजाय अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या ज़रूरत थी कहने की। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन आर ऑलमोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और सेकंड ये कि अगर वो 7G की जो समिट छोड़ के चले गए हैं, दैट स्पीक्स देयर सम एमरजेंसी। और वहाँ पर उन्होंने वॉर ऑफिस जो उसको खोला हुआ है, वहाँ पर वो मीटिंग भी शुरू कर दी है। और जिस तरीके से वो थ्रेटनिंग कॉल दे रहे हैं, दैट लुक्स के वो उनके इरादे ख़तरनाक हैं, क्योंकि इजराइल को बहुत सेटबैक्स हुए हैं। इजराइल ने और अमेरिका ने सोचा नहीं था कि ईरान का इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस होगा और वो इतनी कि यहाँ कैजुअल्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा, इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करेगा। तो ये मेरे ख्याल में अब लगता यही है कि दे आर मेकिंग अ प्रोडक्ट। तो फिर G7 ने जिस तरीके से तमाम इल्ज़ाम ईरान पे लगा दिया है, हक़ दफ़ा तो उस वक़्त है कि अगर ईरान ने कोई प्रोवोकेशन क्रिएटिंग एक्शन किया हो, या कोई किसी जगह पर अटैक किया हो, या कोई ऐसी बात की हो, आई मीन दे हैव डन नथिंग। आई मीन ये बिल्कुल इससे ऐसे लगता है जैसे यूरोप ने और अमेरिकन ने एक अपना जंगल का कानून बना लिया है और स्टोन एज में चले गए हैं। ना जहाँ यूनाइटेड नेशन है, ना यहाँ पर कोई अरब लीग है, पहले जो थी फर्स्ट पार्लियामेंट लीग ऑफ नेशंस थी वो भी नहीं है, ना कोई यहाँ पर जनरल असम्बली है, ना यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स ओनली इजराइल। अब जो बगल बच्चा है ईरान अमेरिका का, वो जो चाहता है एक्चुअली, तो जो सबसे अग्रेसर है वो तो इजराइल है। जो उसने हाल गाज़ा में किया है पैलेस्टीन का नहाते लोगों का, और अभी भी कर रहा है, उसकी कोई मिसाल दुनिया में मिल सकती है? ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस क्या ये बात इसका जवाब दे सकते हैं? मेरे ख्याल में तमाम यूरोप को शर्म आनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा ब्लेम हमारा ख़ुद इस्लामिक ममालिक है कि उसने सबको गेज कर लिया। जब उसने हिजबुल्लाह के लेबनान में जो कुछ किया, फिर पैलेस्टाइन में किया, यमन में किया, अल्टीमेटली सीरिया के साथ जो किया, उसने देख लिया जो उसने गाज़ा में किया कि ये अरब ममालिक बिल्कुल खामोश चुप करके बैठे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि हम बच गए हैं, नॉट रियलाइजिंग कि ये अल्टीमेटली इनकी बारी आने वाली है। और जिस तरीके से रिस्पॉन्स ल्यूकॉम रिस्पॉन्स किया, अब आई थिंक पाकिस्तान, टर्की, इन ममालिक ने ज़रा
बहुत खुल्लम खुल्ला सपोर्ट की ईरान की, तो अभी 21 ममालिक ने आके बड़ा सख्त कि इजराइल एग्रेसर है ये स्टेटमेंट दिए हैं। इसके ऊपर वाई एमरजेंसी में OIC का इजलास क्यों नहीं हुआ, और वहाँ पर पूरे 57 मुल्क ने यक ज़मानों के क्यों नहीं कहा कि इमीडिएटली डी एस्कलेशन, इसराइल इज़ एन एग्रेसर, हम इसराइल से तमाम सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं जब तक ये इसराइल ये डी एस्कलेशन नहीं करता और मसला हल नहीं करता, हम इनका इकोनॉमिक बाइकआउट कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, कुछ तो करके बात करें हम। आपको नहीं पता कि ये कितने ख़तरनाक है इसराइल के ये ईरान के बाद ये ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है वो कहाँ से कहाँ, हाफ ऑफ इसमें सऊदी अरब तक शामिल है। इसका मतलब ये अगर सोच लें कि इसके बाद किस किस की बारी आएगी, और इधर इसराइल का और इंडिया का जो नेक्सस है जो पाकिस्तान में अटैक हुआ, इट्स पार्ट ऑफ दैट। ये तो पाकिस्तान की फ़ौज लड़ाका फ़ौज है, पूरी कौम खड़ी हो गई। फील्ड मार्शल जनरल आसिम ने जिस तरीके से फ़ौज इंडिया का मुंह काला किया, उसकी वजह से उनको नाकामी हुई। अदरवाइज ये दोनों तरफ से देवर हेडिंग वेरी सीरियस एक्शन। और जिस तरह ईरान ने इंडिया, ये अफगानिस्तान, ये ईरान, इसने इंडिया ने ईरान में जो किया रॉ ने, कि वहाँ पर रह के चाह बहार में जी। अपना नेटवर्क, मोसाद का नेटवर्क वहाँ पर जोड़ा, पूरा जाल बिछाया, उनके तमाम मिलिट्री कमांडर्स को, साइंटिस्ट को, सबको उसने एक एक करके पिन पॉइंट करके मारा, और अब वहाँ धमाके शुरू कर दिए हैं, और वो वहाँ पर एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। आई एम श्योर कि नौ ईरान को पता चल गया कि दुश्मन कौन है और इनका दोस्त कौन है क्राइसिस के अंदर। बिल्कुल ठीक है, ईरान को अब ये क्लियर हो गया है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। से जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान कह रहे हैं कि अगर ईरान पे अटैक किया इसराइल ने तो पाकिस्तान इसराइल पे अटैक कर देगा, न्यूक्लियर अटैक कर देगा। दीज आर वेरी सीरियस थिंग। आई थिंक ये आई एम श्योर कि हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े बरवक्त चीज़ें बताई हैं, बट थिंग्स आर वेरी सीरियस नाउ। अभी भी वक्त है। रशिया, चाइना और इस्लामिक ममालिक, दे हैव टू स्टैंड एंड दे हैव टू टेक वेरी सीरियस एक्शन। चाहे वो जनरल असम्बली का इजलास बुलाएं, यूनाइटेड नेशन को बुलाएं, दे हैव टू डी एस्केलेट। ये इट इज़ नॉट कि वो जा रहे न्यूक्लियर स्टेट को तबाह करने के लिए, दे वांट रिजीम चेंज। बिल्कुल ऐसे ही है, ये रिजीम चेंज चाहते हैं। इस पे भी बात करेंगे ब्रिगेडियर साहब। सईद काई साहब, आपकी जानिब आऊंगा। एक राय ये पाई जाती है कि इसलिए टॉप मिलिट्री लीडर को निशाना बनाया गया इसराइल की जानिब से कि ईरान इश्तियाल अंगेजी की तरफ आए, जज्बाती होकर वो जो अमरीकी बेसिस हैं उन पर भी हमला करे और अमरीका को जवाब मिल जाए। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अब ये राय है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयानात इसलिए दे रहे हैं कि अब ये खतरा भांपते हुए ईरान की जानिब से पहल कर दी जाए और बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका को जवाब मिल जाए कि हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी बेसिस पे हमला हुआ। आप इससे मुत्तफिक हैं सर, या अमेरिका को किसी जवाब की जरूरत नहीं है? कब जवाब अमेरिका ने तलाश किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारा मुलम्मा जो था यूनाइटेड नेशन का, ये अभी बात ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे, लीग ऑफ नेशंस का, जिसके बारे में लेनिन कहता था ये चोरों का बावर्ची खाना है। तो ये पहले दिन, ये देखिए वेस्टर्न इंपीरियलिज्म अब नंगे दांत निकाल के सामने आ रहे हैं। मुझे हमें कोई इनके बारे में नहीं थी कि ये जी कोई इंसानी आजादियां ये वो, लेकिन मैं इसके एक और पहलू की तरफ आता हूं। वो पहलू ये है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में बैठा हुआ है, अगर इन्होंने तमाम रूलिंग एलीट को या रजीम चेंज करने दीवार से लगाया, तो आज जो खबरें आ रही हैं, और इराक के गालिबन वजीर खारजा या किसी ने ये बयान भी दिया है कि 650 से 1000 रुपए लीटर पाकिस्तान के टर्म में ये पेट्रोल चला जाएगा। दुनिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक विंटर के किनारे पर है जी। ये जनाब जो ट्रंप साहब आए हैं, अब ये जो है वो यहूदी लाबी की डुगडुगी पे नाच रहे हैं जिस तरह सारे सदूर नाचते हैं। और इन्होंने पहले अपना बेड़ा गर्क किया ये और अब दुनिया का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। ये किसी के लिए विन विन सिचुएशन नहीं होगी। पहली बात तो ये कि रिजीम चेंज करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं कि आपके अंदर का जो इशराफिया है, जो गालिब इशराफिया है, वो कंप्रोमाइज हो, जिस तरीके से हमने अलैंदे की 1973 में पिनोचे को लेके आए, या ये है कि ये यानी इकोनॉमिकली हम अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। मैंने 2-3 साल पहले डॉक्टर कैसर बंगाली और अकबर जैदी साहब को देखा, उनका एक गुफ्तगू थी और वो ये कह रहे थे कि जनाब तो हमने धमाका कर लिया, हमें ये इकोनॉमिकली क्रिपल करेंगे, कर दिया। जिस किस्म की लोग मुसल्लत हैं हम पे, तो ये अगर ये फौज और फिजाइया ना होती
तो हमें तो इंडिया ले बैठा था। तो हमारा आर्म ट्विस्ट करने के लिए उनके पास IMF है, वाशिंगटन कंसेंसस है, और एक इंतहाई हरीस इशराफिया जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, जो कोई क्लियर। अभी आज इसहाक डार साहब ने जो डिसोशिएट किया, ये जो एक बयान आया था हाँ जी। और जो उनकी पार्लियामान में या उनके किसी जनरल ने कहा था, बात यह है कि बारी तो हमारी आएगी। हाँ, हमारा ये है कि न्यूक्स हैं 170-80 के करीब हैं, वो हमने आतिशबाजी के लिए तो नहीं रख छोड़े। हमें इकोनॉमिकली हमारी आर्म ट्विस्ट करके तो हमें घुटनों के बल लाने की कोशिश की जाएगी। आज अगर ये नहीं उठते तो सबकी बारी आएगी। और ये ना आप छोड़ दें, दुनिया में एक जंगल के कानून पे चलती है, सिर्फ ताकत। एटम बम इज द ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी। जब ये हम कर रहे थे और ये सारे वेस्टर्न लिबरल कहते थे ना करो ना करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे ना करते तो 2010 में इंडिया अंदर घुसा था जी, और ना करते तो ये हमारा क्या हशर कर देते। अब ये हालत है कि अमेरिका बहादुर ने जो एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है, इसके साथ मिलके आपके पास लीथल हथियार होने चाहिए और हमें उन्हें कहना चाहिए कि अगर आपने यहां बम मारा या आपने टेक्निकल न्यूक्स फेंके या आपने वो जो बंकर बस्टर है, जो बंकर बस्टर का लाया जा रहा है जो जी, जी। अंदर मारना चाहते हैं, तो भाई हम ही रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि इस मुगालते में कोई ना रहे कि इजराइल जो है उसको वो या तो फिर हम उसे तस्लीम कर लें जिस तरह UAE ने किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में मगर आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं समझता हूं कि जिस किस्म के पपेट्स जो हैं मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, इनमें जान है, अपने ऊपर से जो है वो गुजरने की इजाजत भी दे रहे हैं उनके बमों को, उनके जहाजों को। इट इज वेरी ग्रेव सिचुएशन एंड आई टेल यू, ये विन विन किसी के लिए नहीं होगा। और एक और डायमेंशन में बता दूं, जी, जी। अभी चंद दिन पहले खबर अननोटिस गई, 2001 शहरों में ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हुए, बहुत बड़े, मिलियंस ऑफ पीपल केम आउट। तो मेरे ख्याल में दिस जेंटलमैन इज प्लेइंग विद फायर, ये बंदर के हाथ में माचिस वाला मामला है। तो इसलिए हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अब ईरान का तहफ़्फ़ुज़ हमारा और मुस्लिम उम्मा के जो बाकी चंद बचे खुचे मुल्क रह गए हैं जो खुद मुख्तारी की बात कर सकते हैं, ये उनके लिए बड़ा अहम है। और ईरान में अगर इसको ये मारने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर इजराइल की सरहदें हमारे साथ मिल जाएंगी और ये IMF, वर्ल्ड बैंक और ये सारे मिलके हमारा जो हशर करेंगे, आई डोंट थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनविसेज। बिल्कुल ठीक है। राशिद वली साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सर, ये कहिएगा कि जो हालात अब नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन हम देख लें और ईरान ने कहा कि अगर किसी और ने साथ दिया इसराइल का तो हम फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका पर भी हमला कर सकते हैं। वो यकीनी तौर पर उनकी हुदूद में जाके तो हमला नहीं करेंगे, बेसिस का जिक्र कर रहे होंगे, यहाँ पर जो अड्डे हैं उनका जिक्र कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि जब मरता क्या ना करता का मामला होगा तो अहदाफ तब्दील भी हो सकते हैं ईरान के, और क्या बाकी ममालिक यही चाहते हैं कि वो किसी तरह अहदाफ तब्दील करे और वो सब कूद पड़े? देखिए, ये तो उनका शुरू दिन से ये मौक़िफ़ है कि जिसने उनका सपोर्ट किया इसराइल का तो वो भी उनका दुश्मन होगा और हमले का मुस्तहक ठहरेगा। ये कोई नई बात नहीं है। और साथ तो देना शुरू हो गया है। रॉयल एयरफोर्स के जेट्स जो हैं जी, वो मुआवनत कर रहे हैं। वो तो UK तो उसमें शामिल हो गया है। अमेरिका का भी फुल सपोर्ट है। और इस वक्त अभी देखना ये है कि ये सिचुएशन कहाँ जा रही है। देखिए, मिलिट्री सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैजुअलिटीज जो हैं इस वक्त 224 के लगभग इनकी ईरान हुई में। हैं और इंजरीज बहुत हैं। जी, उसके बाद इसराइल की कोई तकरीबन 24 हैं। जी, और जो उनका मल्टी टीयर्ड ये एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें से अराउंड 10% मिसाइल्स उनके बैलिस्टिक निकल के आ रहे हैं और अराउंड 80 to 90% इंटरसेप्ट भी हो रहे हैं। और ईरान के पास कोई तकरीबन 3,000 का है बैलिस्टिक मिसाइल्स का एस्टीमेट है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, मगर ये कुछ जो हमें ओपन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब यह है कि डिपेंड्स ऑन एक्सचेंज ऑफ बैलिस्टिक्स, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो ईरान के पास है नहीं। तो ये जंग वो अगर जारी भी रखें तो प्रोलॉन्ग हो सकती है, मगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है ईरान के पास। और दूसरा ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली बात है। यस, दैट्स एन ऑप्शन। वो उन्होंने उसकी तरफ इशारा भी दे दिया है कि हम वो ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसके लिए वो सिर्फ मिसाइल मार के वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हॉर्मुज़ को बंद करने के लिए नेवल डिप्लॉयमेंट ज़रूरी होता है। और इस वक्त ईरान की जो नेवी है वो आपको मालूम है
कि वो भी खासी डिप्लीटेड है उनकी जी। एयरफोर्स की तरह। और उनके जो इस वक्त नुकसानात हुए हैं वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट इंस्टॉलेशन नाटान्स की, उसको अबव ग्राउंड हुआ है, कुछ पेनिट्रेशन हुई है। फर्दो उनका ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, जो फ्यूल एनरिचमेंट फैसिलिटी है दूसरी बड़ी, और उसको उसके दर पे हैं अभी ये इजरायली। और उसके लिए इसराइल के पास दो के बंकर बस्टर बॉम्ब्स एग्जिस्ट करते हैं, मगर वो उस डेप्थ उस पेनिट्रेशन के वो नहीं है जो कि अमेरिका के पास है, ये GBU-57, जिसको वो डीप पेनिट्रेशन करके, बट वो डेंजरस पोर्टेंट्स हैं उसकी। देखिए अगर वो वेपन इस्तेमाल होता है और उससे नीचे वो कोई रेडिएशन जो है वो सेंट्रीफ्यूजेस को अगर डिस्ट्रॉय करते हुए वो रेडिएशन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो हम तो उसके बहुत करीब हैं। तो ये एक खतरनाक सिनेरियो बाहर तौर है। और आज भी ट्रम्प की जो स्टेटमेंट थी वो बड़ी क्लियर है। जी। उसने बड़ा क्लियरली कहा है कि ईरान कैन नॉट हैव द वेपन्स, हाँ जी। न्यूक्लियर वेपन। तो इसका मतलब ये है कि वो पीछे मुत्तफिक है और उनकी कोई स्ट्रेटजी वो कोलैबोरेटिव मुझे लग रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्रोलॉन्ग्ड वारफेयर होती है तो उसमें दो उसके आउटकम हो सकते हैं। एक तो आउटकम ये है कि ईरानी जो हैं वो गिव अप कर दें और सीज फायर पे आ जाएं, जिसका इंडिया वो दे चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दो तीन स्टेटमेंट्स आई हैं, आपने खुद उसका मुशाहिदा किया होगा। जी। एक तो उनके फॉरेन मिनिस्टर की भी है, उन्होंने कहा है कि हम उस वक्त रोकेंगे अपना मिसाइल का फायर जब इसराइल रोकेगा। इसका मतलब साफ है कि जी हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। तैयार है जी। और दूसरी एक और स्टेटमेंट भी थी कि हम मुआहदे की तरफ उस तरफ आएंगे जब ये जंग रोकेगा इसराइल। अलबत्ता इसराइल ने ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया। वो तो यही कह रहे हैं कि जब तक ये एनरिचमेंट फैसिलिटी या तो हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हम्म। उस वक्त तक हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो उसका तो सर्वाइवल जंग की कंटिन्यूएशन में है। बिल्कुल अगर ऐसे वो ही जंग है, उसकी रुकेगी सर्वाइवल ही तो जंग की कंटिन्यूएशन में है। या सर हारिस नवाज साहब, अभी जो हालात हैं, अमेरिका चाहता है कि मुकम्मल तौर पर सरेंडर किया जाए। जिस तरह रिजीम चेंज की भी बात हो रही है, वो चाहता है 1979 के पहले वाले मामलात हों, वो वाले हालात हों, ईरान उस तरह से अलाय हो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ईरान मजीद सरप्राइज कर सकता है? अगर डिफेंस लाइन को देखें, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा सब लोगों को यह लगता था, हमने भी हमेशा से यही सुना था कि इसराइल की तो डिफेंस लाइन को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। एरो 2 हो, एरो 3 हो, डेविड स्लिंग हो, फिर आयरन डोम हो, इतनी तगड़ी उनकी डिफेंस लाइन है, फिर भी मिसाइल वहां पर लग रहे हैं। आप समझते हैं कि मजीद ईरान सरप्राइज कर सकता है, या बाकी ममालिक शामिल हो गए तो फिर किसी सरप्राइज की तवक्को नहीं की जा सकती? देखिए, इसमें बात यह है कि ईरान को ये मालूम था कि उसका इनसर्कल किया जा रहा है और हर दफ़ा थ्रेट किया जा रहा है, अमेरिकन और इजरायलीज आर आफ्टर इट, कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो कर दी जाए। इट्स नॉट ओनली न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इसके साथ ही रिजीम चेंज के लिए, ताकि वो चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाएँ और ताकि वो आराम से ऑयल फील्ड और सब चीज़ों में कब्ज़ा करें और अपनी मर्ज़ी के वहाँ पर हुकूमत बना के इंजॉय करें, जैसे इराक, लीबिया और सीरिया में अब वो कर रहे हैं। बात ये कि जब ईरान को पता, तो इसका मतलब है उन्होंने टोटल जोर दिया इंडिजिनस प्रोटेक्शन के ऊपर। बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल, ये जो खैबर शिकन और उसके बाद जो फतेह हैं जी। ये तमाम इनके इंडिजिनस प्रोडक्ट, नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट मिली है इनको, वो तैयार किए हुए हैं। इसी तरीके से इनके पास ये डिफेंस सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन इसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी में दे आर फॉर हेड, और ये इसराइल के तमाम एरिया को कवर करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में जो ईरान बार बार कहता है कि अभी हमने कम किया है, वी कैन मोर कम हार्म, हम इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो दे हैव अ कैपेबिलिटी, और जितनी प्रोलॉन्ग लड़ाई होगी उतना इसराइल को नुकसान होगा। समझने की बात यह है, देखें, एक तो ईरान को किसी हालत में जो है वो किसी भी अमेरिकन या यूरोपियन एसेट्स को मिडल ईस्ट में टच नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर वो टच करेगा तो ये उनको यही इसराइल चाहता है कि किसी तरीके से अमेरिकन ख़ास तौर पे इसमें इन्वॉल्व हो जाएं और वो आके फिर दोनों मिल के तहस नहस करके रख दें ईरान को। नंबर 2 बात यह है कि ईरान को सिर्फ फोकस करना चाहिए इसराइल के ऊपर। इसराइल इज़ अ स्मॉल कंट्री, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है जी। इसराइल को बहुत एफर्ट चाहिए ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए, जबकि
ईरान कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू इसराइल, क्योंकि वो एक तो कैजुअल्टीज़ के बड़े सख्त सेंसिटिव हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के सेंसिटिव हैं। अमेरिकन जितना भी सपोर्ट करेगा वेपन एमुनिशन में, अगर अमेरिकन डायरेक्ट नहीं होते हैं तो ये काफ़ी ईरान की फेवर में रहेगा। इसलिए मुझे शक पड़ रहा है कि अभी जो हालात करें, या तो ईरान अमेरिका और चाइना के थ्रू अनाउंस करवाए कि जी ईरान इज़ रेडी फॉर डी एस्केलेशन एंड वी आर गिविंग अ पॉज ऑफ 24 आवर्स, वी वांट टू सी द रिस्पॉन्स ऑफ अमेरिकन्स, ताकि ये इनको ऑफसेट कर दे इनके डिज़ाइन को जो वो उसको तबाह करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे न्यूक्लियर साइट्स के अलावा। और साथ ये ना, वो तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि हम बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहते हैं जी, हम न्यूक्लियर ग्रेड के वेपन नहीं चाहते हैं। वी वांट कि हमारे तमाम इंस्टॉलेशन जो वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की रेंज और अभी भी वहाँ पर इंस्पेक्टर्स हैं, सब कुछ वहाँ पर चेक हो रहा है। तो कौन सा उन्होंने वेपन ऐसे बना ली जिसकी वजह कर रहे, इट इज़ बेसिकली दे वांट रिजीम चेंज इसी गाप के अंदर। और इसीलिए इंडियन रॉ और मोसाद मिल के अंदर जो जाल फैलाया हुआ है उसमें उन्होंने काफ़ी बगावत तैयार की है। लेकिन इन अमेरिकन को और इजराइलीज़ को ये नहीं पता कि ईरानी जो हैं ये बहुत रेजिलिएंट कौम है, ये बहुत ही खुददार है, ये बहुत लड़ाका कौम है। जब भी ऐसी बात होती है ये पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है, जैसे पाकिस्तान की कौम इंडिया के खिलाफ इकट्ठी हुई थी। दे आर सैडली मिस्टेकिंग, द मोर प्रेशर द मोर दे आर यूनाइटेड। बिल्कुल ठीक है, ऐसे यूनाइटेड वो में नजर आए। जिस वक्त ईरान ने हमला किया इसराइल के ऊपर तो बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी और बड़ी तादाद में लोग उन हमलों को देख रहे थे और नीचे नारेबाजी कर रहे थे। सईद काजी साहब, डी एस्केलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, डी एस्केलेशन कैसे मुमकिन है? आपको याद है जब पाकिस्तान और भारत का मामला भी था, दोनों जानिब से शुकूक व शुबहात थे अवाम के अंदर कि कैसे यकीन किया जा सकता है, हम यकीन कर लें दूसरी जानिब से हमला हो जाए, सदर ट्रंप पे किस तरह से यकीन किया जाएगा। ऐसे हालात में अगर डी एस्केलेशन होनी है, जो ईरान कह रहा है कि ये नहीं हो सकता कि जंग भी जारी रहे और डी एस्केलेशन भी हो जाए, सीज फायर की बात आप कर रहे हैं, तो सदर ट्रंप के ऊपर तो वो यकीन नहीं करेंगे। तो डी एस्केलेशन के लिए कौन से ममालिक हैं जो ईरान को आमादा कर सकते हैं? इसराइल को तो सिर्फ इशारा करना है अमेरिका ने। मैं देखें कितनी बात मानता है नेतान्याहू, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि वहां पे तो अमेरिकन सदूर क्या कांग्रेस के जो है जूतियां चटक रहे होते हैं अपने टिकट के लिए, कांग्रेस के वो आवान बाला और जेरिन के लिए। तो मुझे नहीं पता ये कितना आजाद है, ये सिर्फ अपने अवाम पर जुल्म करने के लिए आजाद है ये टैरिफ के जरिए। बात यह है कि ये दोनों जो बड़े हमारे हजरात ने बात की, बड़ी दुरुस्त बात की, सिर्फ एक डी एस्केलेशन का तरीका है। एक तो ये कि परसिस्टेंटली डैमेज करे, वो अगर 40-50 फेंकता है 3-4 निकल जाते हैं तो काफी हैं। डी एस्केलेट दो तरीके हैं। नेतान्याहू इज आल्सो वेरी अनपॉपुलर और गेटिंग अनपॉपुलर, बल्कि ये अगर जंग ना करे तो ये जेल में होगा, जो केसेस इसका वेट कर रहे हैं, इसने भी बड़ा माल बनाया है उधर। वैसे ये किसी दिन बताऊंगा कि ट्रंप साहब कितना माल बना रहे हैं, दुगनी होगी उनकी दौलत, तो खुल के पैसे पकड़ रहे हैं, जैसे जेफ बेजोस ने 128 मिलियन उनको दिए। तो ये इस किस्म के लोग आ गए एट द हेम ऑफ अफेयर्स, जिनका कोई विजन नहीं है। ईरान की एक ही बचत है, ईरान परसिस्टेंटली डैमेज करे। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं, आई डू नॉट सपोर्ट कि शहरी आबादियां भले इजराइल में हो या किसी और जगह हो, हमारा दिल सबके लिए दुखता है, मगर दीज कंडीशंस हैव बीन क्रिएटेड बाय इजरायली रूलिंग क्लास, बिलखसूस नेतान्याहू। उसके अपने खिलाफ वो पिछला जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो भी बोल रहा है। तो ये परसिस्टेंटली अगर अटैक करते हैं और अनसस्टेनेबल हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत थोड़ी सी आबादी है, बहुत थोड़ा सा रकबा है, यही होगा डी एस्केलेशन, कि वो तंग आ जाएं और खुद अवाम उनके बिलबिला उठें और फिर ये आके ईरान को कहें, वरना इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि वो कर सकें। और ये भी बात दुरुस्त कही ब्रिगेडियर हारिस साहब ने कि फिलहाल वो है तो इनके साथ, यानी देखे ना रस्ते में इनके जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ इजराइल का वो आयरन डोम तो नहीं कर रहा, इसमें अमेरिका भी कर रहा है, उसके जहाज भी कर रहे हैं, जो बहरी जहाज खड़े हैं। तो यही तरीका है। और दूसरी तरफ जो मुसलमान ममालिक हैं ये भी जरा नींद से जाग जाएं, और इसलिए ये अपनी अपनी जो छोटी छोटी इन्होंने आफियत कदे बनाए हुए हैं, इसी तरह इसीलिए बयान आया है सऊदी अरब के फरमान जो वली अहद हैं, उन्होंने ये कहा है। और इसमें एक और बात भी हो सकती है सर, अगर ईरान के साथ इस तरह का तोड़ फोड़ होती है, इतनी अनपॉपुलर रिजीम्स हैं, ये आप एक नई
अरब स्प्रिंग जो है वो भी तख्लीक हो सकती है। जिस तरह पहले मैंने कहा कि इस एंगल को हम सारे नहीं लेते, हम देख रहे हैं कि यूरोप की तमाम आबादियां अपने हुक्मरानों के खिलाफ है और ऊपर से माशी प्रेशर आ रहा है। अमेरिका की आबादियां जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, जिनके अलूजन थे इसमें ट्रंप में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे हो रहे हैं। तो ये एक और स्कैंडल होगा कि ईरान के साथ कोई बड़ा हाथ करेंगे अगर आप, तो अब जो जितनी ये जो शख्सी हुकूमतें हैं जिन्होंने यहाँ अपना एक सनती अमन खरीद रखा है पर्क्स दे के आम लोगों को, ये कोई इतने ज्यादा पसंदीदा नहीं है अपनी आवाम की नजरों में। तो आई थिंक ही इज प्लेइंग विद फायर। ये पूरे खित्ते को एक बहुत बड़े बुरान में फेंक रहा है ट्रंप एंड नेतान्याहू। और इसमें हम जो है, हमें अपना मफाद भी देखना है, हमने ये भी देखना है ये जो जंग हुई अभी हमारी इंडिया के साथ क्या हुआ, वो इंडिया को खड़ा कर रहे थे चीन के सामने, तो चीन ने कहा कि भाई पहले इधर तो निपट लो फिर इधर आना। तो बेसिकली ये जो बफर है ये हमारे लिए जरूरी है और इनको हमें ओपनली सपोर्ट करना चाहिए। और हम अब इस जितनी बड़ी माइट हमारे पास है मिलिट्री की, वो तो हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दी, तो हमें भी मेरे ख्याल में स्टैंड लेना चाहिए इन आवर ओन इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक है, हमें अपने आप उसे दीवार से लगा दो। बिल्कुल ठीक है, डी एस्केलेशन तब तक नहीं हो सकती जब मेज का ज्यादा हिस्सा आपके पास ना हो, तभी हो सकती है। मुज़ाकरात भी तभी हो सकते हैं जब मेज आपके हिस्से में ज्यादा हो या कम से कम बराबरी की सतह पर तो हो। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, सर अगर इस हवाले से हम बात करें कि ये वैसी जंग हरगिज नहीं है कि जिसकी बात की जाए कि बॉर्डर साथ लगते हैं, ईरान दहाई तक ये जंग लड़ लेगा या इसराइल दहाइयों तक ये जंग लड़ सकता है। बहुत फासलाती एक जंग है, एरियल अभी एक दूसरे के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, इस तरह ट्रूप्स अंदर नहीं आ सकती हैं। ऐसे हालात में सर ऐसी जंग कैसे मजीद आगे बढ़ सकती है, कितना देर कंटिन्यू रह सकती है, और अगर अमेरिका इसमें बाज़ाब्ता तौर पर सामने आकर शामिल हो जाता है तो फिर आपको लगता है कि यह जंग बढ़ेगी या जल्दी खत्म होती हुई नजर आएगी? देखिए, इसके दो आउटकम हो सकते हैं, और एक तो ये है कि अगर कोई रेजिम चेंज करना है और उस करने के बगैर ये बहुत मुश्किल है, बेशक वो उसको टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करे, बंकर बस्टर GBU 57, स्टिल अनश्योर होगा कि ये अपनी सलाहियत से दस्तबरदार होगा ईरान या नहीं। उसके लिए मुकम्मल दस्तबरदारी ईरान की ज़रूरी है। या तो वो खुद मान लें कि ठीक है, वो लीबियन मॉडल, जैसे लीबिया से सारे वो सेंट्रीफ्यूजेस उठा के ले गए थे, तो अभी ये 15,000 के लगभग इनके सेंट्रीफ्यूजेस हैं, इससे दस्तबरदार हो जाएं और कहें जी ठीक है आइंदा के लिए हम सीज फायर, और इसी तरह तो ये सर्वाइवल। दूसरा ऑप्शन ये है, ये कंटिन्यू करें फाइटिंग और उसमें एक प्रोलॉन्ग्ड वार हो सकती है। बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए होंगे। रिमेंबर के एयरफोर्स की एम्प्लॉयमेंट से कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती, कोई भी मुल्क मुती नहीं हो सकता, उसमें ग्राउंड ट्रूप जरूरी होते हैं। और ग्राउंड ट्रूप्स इस वक्त पोजीशन में अमेरिका नहीं है, ना विलिंग है, ना इजराइल उस पोजीशन में है, और वो करने के लिए बहुत इनको एफर्ट करनी पड़ेगी। और अगर वो चीज़ नहीं होती तो फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ईरान उसको क्लोज कर सकता है, और इजराइल के एंड पे उनके पास ऑप्शंस ये हैं कि वो बेहतर टेक्नोलॉजी और अमेरिकी वसाइल इस्तेमाल करते हुए इतना नुकसान पहुंचाए कि जो ईरानी हुकूमत है वो खुद तैयार हो जाए कि हम दस्तबरदार होते हैं इन हथियारों से। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो तेहरान की रिफाइनरी, उस पर भी हमला हुआ, साउथ पार्स फील्ड पे हुआ। अब ये रिफाइनरीज का हमला, क्योंकि डोमेस्टिक जितनी ये ऑयल की कंजम्पशन है ये डोमेस्टिक रिफाइनरी से ईरान पूरी कर रहा है, अगर वहाँ पहिया जाम हो जाता है मुकम्मल इक्तसादी तौर पे, तो फिर दूसरी ऑप्शंस हैं जो उन्होंने रखी हुई हैं उन फोर्सेस ने, इजरायली और उसके एलाइज ने। का जो बेटा है उसको वो ग्रूम कर रहे थे, मगर अब वो टेस्ट कर रहे हैं वाटर की, उसकी कितनी सपोर्ट है इंटरनली, कि इंटरनल इम्प्लोजन अलॉन्ग विद दिस लॉस, कि इतना लॉस हो जाए कि लोग तंग आ जाएं और रेजिस्टेंस उनकी टूट जाए, और उसके बाद हम अपने जो प्रॉक्सीज डालें। ये 2-3 आउटकम है जो हो सकते हैं। और बूट्स ऑन ग्राउंड का मैंने जिक्र किया, उसके बगैर बहुत मुश्किल है कि ईरान को मुकम्मल दस्तकश ये कर लें इस कैपेबिलिटी से, और उसको करने के लिए बड़ा मुश्किल है वो, जैसे मैंने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हारिस नवाज साहब, इसराइल की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले से अब बात हो रही है। पहले ये भी बात आई कि वीटो कर दिया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इसराइल के वजीर दिफा हैं, उन्होंने ये कह दिया कि सद्दाम हुसैन जैसा खामनाई का हशर होने वाला है। आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा, और उसके बाद
क्या वाकई ईरान खामोश हो सकता है अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है वो हमला करते हैं? देखें एक तो इज़राइल की बड़ी घटिया सोच है कि एक स्पिरिचुअल लीडर को आप सिविलियंस को आप इस तरह टारगेट करते हैं। तो यू थिंक क्योंकि इन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि हर बिल्डिंग जो भी वहाँ बनी हुई है उसके साथ वो उसके प्रॉपर बिल्डिंग के रेजिडेंट्स के लिए बंकर बनाते हैं और वो उछल के नीचे चले जाते हैं, इसलिए उनकी कैपेबिलिटीज कम हो रही है। और नेतन्याहू को आपने देखा कि वो खुद भी बंकर में जाके सारी बातें कर रहा था, इतना डरपोक ये इंसान है। लेकिन ज़ाहिर है कि मुसलमानों को आपको पता ही है कि प्रॉब्लम ये है कि एक जज्बा ईमानी है, फिर जज्बा शहादत है, फिर अपने मुल्क से मोहब्बत है, प्रोफेशनलिज्म है, आगे का रुतबा क्या है शहादत का, उसकी वजह से ये फोर्स मल्टीप्लायर होता है और जिसकी वजह से ये मुसलमान डरता नहीं है। और यही पाकिस्तान ने आपको दिखा दिया, हमने दिखा, यही ईरान इस वक्त ये कर रहा है। लेकिन एक खुदा न खास्ता एक आध शहीद कर भी देते हैं तो इनके लीडर्स और भी हैं, इनके नंबर 2 स्पिरिचुअल लीडर हैं, ऐसी बातें हैं। लेकिन जितना इस कौम को ये प्रेशराइज करेंगे ये कौम उतनी रीमर्ज होगी, और रीमर्ज होगी विद मोर कन्विक्शन और विद मोर स्ट्रेंथ एंड विद मोर यूनिफिकेशन। इससे इसको गलत फहमी को ये भूल जाएं कि जो रॉ और मसाद वहाँ कर रही है वो उस पर कामयाब होगा। 40-45 साल में तो कर नहीं सके हैं, कितनी अटैम्प्ट हो चुकी हैं, इसलिए ये होंगी। लेकिन हाँ, उनकी इंटेलिजेंस फेलियर बहुत बड़ी है। दे शुड हैव नोन के रॉ और मोसाद वहाँ पर क्या कर रहा है। इन्होंने कंटेनर्स में वेपन्स, एमुनिशन, ड्रोन डिसम्बल लाए हैं और ईरान में ही असेंबल किए, और ईरान में वो इन्होंने तमाम लीडर्स को उन्हीं को उड़ा के मारा है। यहाँ तक ये आपस में नया इन्होंने जाल बिछाया हुआ था। अब बात ये है कि इसको देखना ये है कि किस स्टेज पे जाके करते हैं। अभी भी वक्त है, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी तरीके से ईरानी गवर्नमेंट को, रशिया को और चाइना को कॉन्फिडेंस में लें और इनके थ्रू मैसेज दें कि वी वांट डी एस्केलेशन एंड वी हैव ऑलरेडी अनाउंस कि हम इस पर इंटरेस्टेड नहीं हैं, वेपन ग्रेड के अंदर हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते, एंड वी आर रेडी टू गो फॉर IAEA की जो भी इंस्पेक्शन करनी है करें आके, ताकि इसको डिफ्यूज़ करें, जो बचा है उसको बचाएं। वो चाहते हैं कि ईरान को बिल्कुल डिसमेंटल करें, इनके न्यूक्लियर एसेस को डिसमेंटल करें, इनकी ऑयल रिफाइनरीज पे कब्ज़ा करें जैसे इराक में और लीबिया में किया है, और आके अपनी मर्जी के रजीम बना के और पूरे इराक को, ईरान को सारा ये अब इनका कंट्रोल हो जाएगा। और इसके बाद दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसके बाद बाकी अरब ममालिक के साथ क्या होना है, ये बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, बिल्कुल किसी हालत में अमेरिकन टारगेट्स को, एसेट्स को मत हिट करें। ठीक, ये अमेरिकन के एक्सक्यूज़ मिलेगा और इंडिया ये यही चाह रहा है किसी तरीके से अमेरिका को ड्रैग कर ले और फिर उनके B-52 जाके तमाम साइट्स को रेस टू ग्राउंड करके रख दें। बिल्कुल ठीक है। सईद काजी साहब, अगर हम ताल्लुकात की बात करें, ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं भारत के साथ। अभी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो ईरानी सफ़ीर हैं उन्होंने ये कहा है कि भारत ने अभी तक इस बात की मजम्मत नहीं की कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। तो इस हवाले से ईरान को ये भी बहुत क्लियर हो गया होगा कि हमारे दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। भारत की खामोशी की वजह सर आप क्या समझते हैं? बड़ी ऑब्वियस है। वो तो उन्होंने तो इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ जंग लड़ी है। हमने बहुत से ड्रोन, अगर मुझे गलत नहीं मैं कह रहा क्योंकि मैं मिलिट्री का ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, तो हमने उनको भी वहीं शिकस्त दी है। हमने दोनों इकट्ठे ही आए थे हमसे लड़ने के लिए, तो वो उनका अलाई है भाई। वो जंग में उनका साथ दे रहा था, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा था, तो वो जाहिर है वो अब क्यों उसके खिलाफ ये बयान देगा। लिहाजा वो एक अलग कहानी है और वो भी अंदर से अब जमीन बोस हो रहे हैं। मगर ये देखें इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। 1978 26 अप्रैल को अफगानिस्तान का इनकलाब हुआ जी, और उस वहां रजीम चेंज की गई। उस गलती को आज हमारे सारे बड़े भी मानते हैं और वो हिलरी क्लिंटन भी मान के गई है। लेकिन उसका फैलाव आप देखिए कहां तक गया। न्यूयॉर्क में ट्रेड सेंटर हिट हुए, दाइश बनी दुनिया में। हमने जो कीमत, वो उन जख्मों का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते जो हमने जख्म खाए हैं उसमें। तो जस्ट इमेजिन इन केस इस किस्म की अफगानिस्तान वाली सिचुएशन अगर ये पैदा करते हैं, जो कि ये कर देंगे, क्योंकि ये तो इनको इनमें कोई इंसानियत वाली तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। मगर इसका फैलाव क्या होगा? हम जिस तरीके से कंटेन कर रहे हैं आज अफगानिस्तान को, ये हम ही जानते हैं।
और बहुत बड़ी, और फिर जाहिर है यही वजह है कि हमारी जो वार हार्डन्ड आर्मी है उसने हमें बड़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान तक पहुंचा। लेकिन अगर ये करेंगे तो ये इसकी बड़ी आलमी रेपरकशन होंगी। यहाँ कितने फिदायीन पैदा होंगे, कितने खुदकुश बमबार होंगे जो जाके वेस्ट में टकराएंगे। तो ये पता नहीं, ये उनको कौन बताएगा। उनके एकेडमिक्स और वहां जो सीनियर वाइसेस हैं वो तो बोल रहे हैं, और खुद उनके अवाम देखें। आई डू नॉट अप्रूव ऑफ इट। दो इजरायली डिप्लोमेट को दिन में कत्ल कर दिया जाता है, which is cannot be condoned and we do not support it। हम मजहब लोग हैं, हम उनसे ज्यादा मजहब है ये जो वेस्ट है, जो टार्च बेरर ऑफ सिविलाइजेशन बने हुए हैं। लेकिन वो सिचुएशन को कहां लेके जा रहे हैं। यू सबसे काबिल नफरत कम्युनिटी बन चुकी है इस वक्त, और उन पर हमले पै दर पै, एक पहला हमला नहीं है, उन पर हमले हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सेल्फ डिफीटिंग होगा उनके लिए भी, और हमें बड़ी दानिशमंदी से ये चाहिए कि इसकी डी एस्केलेशन में हम रोल अदा करें। और अगर ये टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मारने की बात होती है ईरान पे, तो हमें कहना चाहिए कि भाई हम अपने पहलू में ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसकी ताबकारी न जाने कहां तक जाएगी। देन वी विल रिटेलिएट। जो बात कही उनके ईरान के किसी बंदे ने, जिसको हमने जो है वो जिसकी हमने तरदीद कर दी, अगर हम डायरेक्टली हिट हो, हमारा कितना बड़ा बॉर्डर है उसके साथ, एक स्टेट हम किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे एक पहलू में पहले बैठी हुई है, एक दूसरी बैठ जाएगी। सो आई थिंक, और जो हमारे जो साहिबान हैं जिनके पास जो सब कुछ, यानी जो मालकान हैं वतन अजीज के, दे शुड सीरियसली कंसिडर दिस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। और हमारी एक क्लाउट है, हमारी दुनिया में एक क्लाउट है, हमारी बात सुनी जाती है। इसलिए हमें ये इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाहिए, और इसमें हम भी विक्टिम हो जाएंगे इन केस अगर रजीम चेंज तो मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में दोस्तों का भी यही ख्याल है, जब तक आप अंदर ना जाएं या अंदर फौज ना लेके जाएं तो शायद वो ना हो पाए। लेकिन इन केस कि वहां पे कुछ सिविल वार करा देते हैं या कुछ और इस तरह का काम कर देते हैं, तो आई थिंक ये पूरे ग्लोब को एंडेंजर कर देगा, इसकी मैशत को एंडेंजर कर देगा, पूरे रीजन को एंडेंजर कर देगा। तो मेरे ख्याल में उठना चाहिए। OIC जो बिल्कुल डेड हार्स बना है, उसको थोड़ी जिंदगी दिखानी चाहिए फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब और सईद काजी साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।